हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 4 अक्टूबर और आज हम 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से देखते हैं, ताकि स्टैटिक पोर्शन भी हमारा अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एसएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी करंट अफेयर्स का वो सारा आयाम हम यहाँ पर कवर करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए सारी बातों को अच्छे से क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे आज की पहली सुर्खी से दोस्तों। पहली हमारी खबर है दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में न्यू दिल्ली स्थित नए सड़क का नाम क्या कर दिया गया है। दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित एक सड़क है, नई सड़क जिसके नाम से आप जानते हो, उस सड़क का नाम परिवर्तित करके हाल ही में क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो यह नाम है जमैका मार्ग। अब जमैका मार्ग इसलिए कर दिया दोस्तों कि जमैका के जो प्रधानमंत्री है वो आए हैं भारत की यात्रा पर। कितने दिन की यात्रा पर दोस्तों? 4 दिवसीय यात्रा पर। और इसके साथ साथ दोस्तों, अभी हाल ही में जो नई सड़क जो है न्यू दिल्ली में स्थित, वहां पर उच्च आयोग है किसका दोस्तों? जमेगा का। तो वहां पर वो जो उसके सामने जो सड़क निकल रही है, उस सड़क का नाम कर दिया है यहाँ पर जमैका मार्ग। ये हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई इसकी। थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों यहाँ पर जमैका के बारे में और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में। देखो, ये है जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस। ठीक है, और ये आए हैं भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर, मतलब 30 सितंबर के दिन ही आए थे और अभी इनका जो है लगभग 3 से 4 दिन इनके कंप्लीट हो चुके हैं। और थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों जमैका। ये है पूरा ग्लोब, लेकिन आपको यहाँ पर केवल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों दिख रहे होंगे दोस्तों। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। देखो, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर कैरेबियन कंट्री है ये जमैका। ये है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इतनी इतनी जानकारी तो आपको पता है। लेकिन ये वाला जो रीजन, जैसे ये मेक्सिको है ना, ये मेक्सिको की खाड़ी है। इस मेक्सिको की खाड़ी से ही ये इधर लगे हुए कुछ क्षेत्र है जिसे हम कैरेबियन कंट्री के रूप में जानते हैं। ये जो आसपास के जो कैरेबियन सागर के आसपास जो भी स्थल है, आइलैंड है, इन सबको हम कैरेबियन क्षेत्र ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन साइन आपको दिख रहा होगा दोस्तों मैप में, यह जो है कंट्री है आपकी जमैका। ठीक है, और ये अगर पूरा मैप आप इसका देखोगे तो ये इस आकार में फैला हुआ है जमैका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी आए हैं भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है, दूसरा ये किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, मतलब मेक्सिको जो है दोस्तों, इसके पूर्व में स्थित है। कनाडा जो यहाँ पर आपने देखा होगा, यूएसए, कनाडा, तो ये वाला रीजन जो है इसके जस्ट पूर्व में है। और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है इसके उत्तर में स्थित है आपका यहाँ पर जमैका। ठीक है, यहाँ के 2 व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। एक का नाम है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक जो है, वो भी कहाँ से आता है दोस्तों? जमैका से। इसके साथ साथ क्रिकेट अगर आप देखते हो तो क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले हमारे क्रिस गेल, वो भी यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला हमारा है दोस्तों प्रश्न यहाँ पर T20 वर्ल्ड को लेकर। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसको लेके थोड़ा सा विवाद रहा था दोस्तों, क्योंकि पहले महिला T20 वर्ल्ड कप जो है ये होने वाला था बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में तत्था पलट हो जाता है, वहां की स्थिति अनुकूल नहीं रहती है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर आईसीसी जो है इनको क्या कर देता है दोस्तों, कहाँ इनका आयोजन होगा आईसीसी के अनुसार? फिर यूएई, मतलब यूएई में जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो है किसका आयोजन होगा दोस्तों? T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का। आज से इन खेलों का आयोजन हो चुका है, ये सारी बातें आपको पता है। और आईसीसी जो है दोस्तों ये क्या करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इन खेलों का क्या करता है, आयोजन करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1909 में जो है आईसीसी का गठन हुआ था, ये जानकारी भी आपको पता है। यूएई दुबई में जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे अगला बिंदु है हमारा दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा आदिवासी विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कहां से किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात समझना दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा आदिवासी विकास के लिए, किसके लिए? आदिवासी जो है जनजातियां जो रहती है, इनके विकास के लिए धरती आबा, कौन सा दोस्तों? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पूरा नाम याद रखना,
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो दोस्तों धरती आबा, पहले तो आप थोड़ा सा ये समझो, धरती आबा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो आपने भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। किनका नाम सुना होगा दोस्तों? भगवान बिरसा मुंडा। और भगवान बिरसा मुंडा जो है, इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, झारखंड से। झारखंड से जो है किनका संबंध रहा है? भगवान बिरसा मुंडा का, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, यह जनजातियों के कल्याण के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है। इसके बारे में पहले अच्छे से समझते हैं, इससे पहले आप जानो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। दोस्तों ये है भगवान बिरसा मुंडा, इनके बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा। ये है हमारे भगवान बिरसा मुंडा, और इनका जन्म दिवस जो है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 15 नवंबर को इनका हुआ था जन्म, ठीक है। और 15 नवंबर को ही दोस्तों क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। ये डेट याद रख लेना, कितनी ही एग्जाम में पूछा गया है कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर के दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पर झारखंड की जो सरकार है, यहाँ से जो है मोदी ने, जो आपके जो हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने घोषणा करी है दोस्तों एक नए अभियान की, जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। इस अभियान की कुछ विशेषता है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, झारखंड में लगभग कितने की बात कर रहा है दोस्तों? 79,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया। कहां से? झारखंड से किया गया है, मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया है, और इसकी लागत कितनी रहेगी? 79,150 करोड़ रुपए। फिर बात करते दोस्तों, इस परियोजना में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ मिलेगा। आपको केवल ये याद रखना है कि इससे कितने दोस्तों? 5 करोड़ आदिवासी जो है संपूर्ण देश के, मतलब 30 केंद्र शासित प्रदेश और देश की बात, राज्यों की बात कर रहा है, मतलब पूरा देश जो है इसमें कवर किया जाएगा, और पूरे देश के जितने भी जनजाति व्यक्ति है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो लगभग 5 करोड़ लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? लाभ प्रदान किया जाएगा इस अभियान के तहत। और इस योजना के तहत लगभग 63,000 आदिवासी गांवों का विकास भी किया जाएगा। लगभग 63,000 आदिवासी, मतलब दोस्तों आदिवासी जनजाति जो है, या जनजाति जो है, उनके लिए यह जो है अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे उनके जीवन शैली में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उनका दोस्तों क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। इसलिए ये अभियान इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ कहां से किया गया है? आपको ये बात याद रखना है, झारखंड से, ठीक है। प्रश्न बन सकता है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल अंडर 17 में टूर्नामेंट के अंतिम मैच में किसे हराकर SAF पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है? भारतीय पुरुष फुटबॉल अंडर 17 जो टीम है, इसने किसे पराजित करके SAF का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों SAF की। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल से संबंधित संस्थान है ये। और दोस्तों साउथ एशिया के जितने भी जो साउथ एशियन कंट्री है, उनके मध्य ये खेला जाने वाला प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1997 में। और इसकी शुरुआत जब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, उस समय बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका जो है इसमें शामिल थे। फिर बाद में कुछ समय बाद इसको भूटान को भी इसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। दोस्तों इसका मुख्यालय भी ढाका बांग्लादेश में है। और SAF के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है काजी मोहम्मद सलाउद्दीन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। आपको केवल ध्यान ये रखना है दोस्तों कि किसे हराया है दोस्तों? भारत ने बांग्लादेश को हराया है, ठीक है। अंडर 17 की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ फुटबॉल के संदर्भ में, और वो भी साउथ एशियन कंट्री के मामले में। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? विश्व हरित अर्थव्यवस्था। मतलब हरित अर्थव्यवस्था ये है होती है दोस्तों कि इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सतत विकास लक्ष्य जो है, जिसमें 17 लक्ष्य हैं, और वो 17 लक्ष्य पर्यावरण से संबंधित है। आप जानते हो गरीबी, भूखमरी इनसे संबंधित है, मतलब व्यक्ति के जीवन में उद्धार से संबंधित है, प्लस पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों को जो है माना गया है, शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था रहेगी,
विश्व हरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था जो है ये क्या होती है दोस्तों, पर्यावरण को संरक्षण देना तथा इसके साथ साथ दोस्तों पर्यावरण के साथ साथ मानव की भी गतिविधियों का अच्छे से ध्यान रखना, सतत विकास लक्ष्यों का पालन करना, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी विश्व अर्थव्यवस्था कहलाती है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका जो है दोस्तों आयोजन हुआ है यूएई में। कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है आयोजन हुआ है। ये बात भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है। थोड़ी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के जनजातीय खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर को जीआई टैग के रूप में घोषित किया गया है? थोड़ी सी बात समझना दोस्तों, यहाँ पर जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है जीआई टैग। जीआई टैग दोस्तों क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकली इंडिकेट, मतलब भौगोलिक संकेतक हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों किसी विशेष क्षेत्र की किसी वस्तु को ये क्या करता है, महत्व प्रदान करता है और इस बात को दर्शाता है कि ये उस क्षेत्र विशेष की विशेष जो है उत्पादन है, उस चीज की उसको एकाधिकार है वहां का जो है जिस क्षेत्र में वह उत्पादित की जा रही है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जनजातीय खाद्य पदार्थ और चावल जो है इन दोनों को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ठीक है, असम में ऐसी 8 वस्तुएं जो है जिनको जीआई टैग दिया गया है। थोड़ा सा कहानी समझना दोस्तों, जीआई टैग जो है ये प्रति 10 वर्ष तक दिया जाता है। देखो 10 वर्षों तक इसका एकाधिकार रहता है, फिर इसे वापस रिन्यू किया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी तो आपको पता है। ये एक्ट कब आया था? ये जीआई टैग का जो एक्ट आया था दोस्तों 1999 में आया था। ये भी थोड़ी सी कहानी आप यहाँ पर याद रख लेना। भारत में पहला जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को। ये भी याद रख लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दार्जिलिंग जो चाय है, अब दार्जिलिंग चाय कहाँ की है दोस्तों? ये है पश्चिम बंगाल की। इसको पहली बार जो है क्या दिया गया था, भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल किया गया था, जीआई टैग के रूप में इसको शामिल किया गया था दार्जिलिंग चाय को। पश्चिम बंगाल में है। ये थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ पर याद रख लेना। हाल ही में यहाँ पर जो है जनजातीय खाद्य पदार्थ और चावल, इन चावल से बनी बियर को भी जो है जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया और ये दोनों कहाँ की है दोस्तों? असम की है। ठीक है, छोटी सी कहानी है, आपको पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया गया? पहली बात तो यह कि 2 अक्टूबर के दिन बापू की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं जयंती। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है बापू टावर का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों? तो बापू टावर का निर्माण किया जाएगा बिहार में, और बिहार की राजधानी भी कहाँ है दोस्तों? पटना। पटना में जो है इसका क्या है, निर्माण किया गया है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर बापू टावर को, ये फोटो है बापू टावर का। ठीक है, 6 मंजिल जो है इस टावर की जो है ऊंचाई कितनी है? 6 मंजिल जो इसे बनाया गया है। और ये पूरा जो है दोस्तों 42,000 किलो तांबा जो रहता है उससे इसको कोटेड किया गया है। मतलब इसको ऊपर से जो आप ये इसको देख रहे हो ना शाइनिंग, ये शाइनिंग पूरी दोस्तों आपको तांबे की दिख रही होगी, क्योंकि तांबे का लगभग 42,000 किलो तांबा जो है इस पर लपेटा गया है, उससे इसकी भारी परत को सजाया गया है। और यकीन मानो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यह जो है तांबे की परत ऐसी दिखाई देती है जैसे मान लो इंद्रधनुष का रंग। इंद्रधनुष में किस प्रकार सातों रंग सातों रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ये जो तांबा है रिएक्ट करता है और वैसे ही कलर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों, टावर के बारे में। तो यह टावर जो है लगभग दोस्तों कितनी 6 मंजिलों पे बना हुआ है और इसकी जो लागत लगी है वो है 129 करोड़। 129 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और इसमें बहुत मतलब 4 से 5 ऐसे चरण हैं जहां पर रुक रुक कर आपको गांधी जी की स्मृतियों के बारे में बताया जाता है। मतलब बापू ने अपने जन्म से लेके आखिरी समय तक क्या क्या किया है, उनकी सारी गतिविधियों का इसमें चित्रण है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको थोड़ी चीजें यहाँ पर उनके बचपन के बारे में बताया जाएगा, फिर उनके संघर्ष के बारे में बताया जाएगा, उनकी किताबों के बारे में, उनके सारी बातें जो है यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में पटना जो है यहाँ पर इसको बनाया गया, बिहार की राजधानी पटना है, पटना में इसको बनाया गया और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, 129 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। तो हाल ही में यह टावर भी पूछ सकता है कि कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? बिहार में बनाया गया। लागत पूछ सकता है कितनी है? तो लागत है दोस्तों 129 करोड़। ठीक है, 6 मंजिला ये जो है इमारत है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तांबे से बनाया गया है और कितना? 42,000
किलोग्राम तांबा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। देखो दोस्तों, अब जो है हमारा आज का जो है पूरा ये करंट अफेयर्स के बिंदु हमने देख लिए। अब करते हैं दोस्तों रिवीजन। पिछले 1 2 3 दिनों का जो हमारा 3 अक्टूबर तक का जो हमारा करंट अफेयर्स था, उसके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। फटाफट हम इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इनका डिस्कशन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, लेकिन अभी रिवीजन कर लेंगे तो हमारी सारी चीजें फिर से जो है याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं, क्योंकि रिवीजन होता रहेगा, चीजें अच्छे से याद रहती रहेगी। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, कल हमने देखा था विश्व शाकाहारी दिवस 2024 कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं शाकाहारी दिवस की, तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया में ऐसा कुछ संभव नहीं है कि शाकाहारी व्यक्ति जो है कुछ खाता है तो उसमें पावर शक्ति नहीं होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे, अगर आप देखोगे, अगर हर चीज का हम हॉर्स पावर देखते हैं, आपने देखा होगा किसी भी इंजन का अगर पावर देखते हैं तो हम हॉर्स की यूनिट में मापते हैं उसको, हॉर्स पावर। आपने नाम सुना होगा कि ये कितने एचपी का है, कितने एचपी का है ना। गाड़ी के बारे में भी सुनते हैं, सीसी वगैरह सारी बातें। तो यहाँ पर हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हॉर्स एक क्या है, शाकाहारी पशु है, और उसकी शक्ति का मापन हम करते हैं दोस्तों। तो किस आयाम से करते हैं यहाँ पर, किससे करते हैं दोस्तों? हॉर्स से करते हैं। तो हॉर्स एक शाकाहारी पशु है। तो यहाँ पर हमें भी इस बात को मन से निकाल देना चाहिए कि मांस खाने से ज्यादा शक्ति मिलती है या ज्यादा सारी चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। समय के साथ फिर बीमारियां भी घर बनाने लगती है। अगर आप ज्यादा मांस मदिराओं का सेवन करोगे तो धीरे धीरे आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां होने लगेगी, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल कब हार्ट अटैक और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सब बीमारियों को कब अपने में समा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इनिशियली तो अच्छा लगेगा कि पावर है, सारी चीजें हैं, लेकिन बाद में दिक्कत बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो विश्व शाकाहारी दिवस 2024 का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर को। कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ज्यादा इस पे बात करने जैसी बात रही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस बापू की याद में मनाया जाता है। बापू का जन्म है दोस्तों 2 अक्टूबर को, इसीलिए विश्व स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे हमारे बापू। सारी कहानी मैंने आपको अहिंसा दिवस की भी बताई थी, इसकी थीम क्या है, सारे मैटर हमने देख लिए थे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट इतिहास के एलिट क्लब में शामिल कर लिया गया है? चौथे हमारे व्यक्ति बने रविंद्र जडेजा, जो टेस्ट इतिहास में क्या बने दोस्तों, यहाँ पर एलिट क्लब में शामिल हुए हैं, और ये बाएं हाथ के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट इतिहास में एलिट क्लब में ये शामिल हुए हैं जो। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इनके बारे में हमने देख लिया था। हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इनका नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस जो है ये जमैका के प्रधानमंत्री है, और भारत की यात्रा पर आए हैं 4 दिन के लिए, है ना। 30 सितंबर के लिए दिन इनकी यात्रा जो है प्रारंभ हुई थी। सारी बातें हमने देख ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा देसी गायों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया गया है? ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है दोस्तों महाराष्ट्र, और इसके बारे में भी हमने देख लिया था। यहाँ पर जो है गौ माता को जो है क्या नाम से, राजमाता और गौ माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है हमारे श्रेयस कुमार। इनके बारे में भी हमने देख लिया था, कौन है ये और इनका काम क्या है, सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली थी। आगे बात करते हैं, हाल ही में हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 30 सितंबर से कहां से प्रारंभ होगी दोस्तों? ये हो रही है झारखंड के रांची से। ठीक है, हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये भी याद, यहाँ पर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने 29 सितंबर को कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? तो इन्होंने ली है दिल्ली की। ठीक है, इनके बारे में भी देख लिया था। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 सितंबर को नई दिल्ली में युवा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू किया जाएगा, युवा रोजगार मेला। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। रही बात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो दोस्तों 9 नवंबर 1994 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी इस विभाग की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम आप यहाँ पर याद रखना और डेट भी याद रखना। 70वें क्रमांक का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन दादा जो है हमारे, इनको जो है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारी कहानी मैंने आपको ये भी बताई थी।
तो इस प्रकार दोस्तों हमने जल्दी जल्दी कल का रिवीजन देख लिया और बहुत अच्छे से आज का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया। इस प्रकार इस 20 से 22 मिनट के लेक्चर में हमने 3 से 4 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ देख लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखते हैं, प्लस जो कल का हमारा क्वेश्चन जो हमने देखे थे, जिन करंट अफेयर्स पर हमने डिस्कस की थी, उन पर अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिविजन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप हमारी इस टेस्ट सीरीज और इस श्रृंखला से जुड़े रहिएगा, जिसमें हम टेस्ट के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से जो है अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स के सारे आयाम देख रहे हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी प्रकार हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी करंट अफेयर से संबंधित सारा डेटा जो है, अपडेट जो है वहां पर दिया जाता है। आप चाहो तो देख सकते हो, ओमकार इंस्टीट्यूशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।